नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आज का हमारा दूसरा निबंध है, क्योंकि निबंध की सीरीज़ चल रही है। पहला निबंध मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने दिल्ली दरबार दर्पण का वर्णन किया है। यहाँ हम आज देखेंगे निबंध दूसरा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। और यह एक व्याख्यान है जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। यूजीसी नेट की इकाई 9 का ये निबंध है। और मैंने इससे पहली वाली वीडियो में पूरे निबंधों को वर्गों के हिसाब से बांट दिया है। युग में डिवाइड करके हम यहाँ पर इन वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस आज की वीडियो को। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पूरे निबंध को सार दिया है। तो देखते हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में इसका लेखन हुआ था। इस निबंध को भारतेंदु जी ने बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। इसमें लेखक ने कुरीतियों, अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारतीयों को प्रेरित करते हुए कहा है कि उठो और जागो, मार्ग की बाधाओं को राह से निकाल फेंको, सभी जाति धर्म का आदर करो, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। तो यह निबंध जितना सार्थक तब था, यह निबंध उतना ही सार्थक आज भी है। इसीलिए यह पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है, पाठ्यक्रम में शामिल यूजीसी ने इसको किया है। ये 1884 में व्याख्यान दिया गया था, सभी को अच्छे से पता है। बलिया वाला भाषण के नाम से भी इसको जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में इसका प्रकाशन हुआ दोस्तों। और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कह सकते हैं इसको, ये मोटिवेशनल था यह वाला व्याख्यान, जो दूसरों को बहुत अधिक प्रेरित करने वाला सिद्ध हुआ। और आज के लिए भी यह उतना ही सार्थक है। अब शुरू करती हूँ इस निबंध के कुछ अंश, जिससे आपको आसानी से यह निबंध समझ में आ जाएगा। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिएगा कि चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या ग्रह है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। कहने का मतलब सीधा सा ये है, यहाँ भारतेंदु जी कह रहे हैं कि भारतीयों के पास ताकत की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, भारतीयों को चलाने के लिए किसी एक अच्छे लीडर का होना भी बहुत ज़रूरी है।
और जो देश को चला सकते हैं वो केवल स्वयं को देख रहे हैं, देश की स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। 3 मेंढक एक और यहाँ पर उदाहरण देकर के वो बताते हैं कि 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, ऊपर वाले ने क्या कहा, जोक शोक। बीच वाला बोला गम शम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दिशा यही है, दशा माफ़ कीजिएगा, दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों के निकम्मेपन ने, इन लोगों को किसने घेरा है, निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभा समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जबकि इनको पुरखों के पास, जो इनके पुरखे थे, किनके, हिंदुस्तानियों के जो पुरखे थे, उनके लिए यहाँ हरिश्चंद्र जी बोलते हैं, भारतेंदु जी बोलते हैं कि कोई भी सामान नहीं था पुरखों के पास, तब भी उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियाओं में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों का भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टिया बाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यहाँ आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि भारतेंदु जी के मन में जो भी दुविधा थी, जो भी उनके मन में जिज्ञासा थी या फिर लोगों के प्रति उनकी उदासीनता थी, वह सब प्रकट होकर के इस निबंध में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि भारतेंदु जी एकता की बात कर रहे हैं। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसा हजारा धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। ज़रा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। भारतेंदु जी यहाँ अपने व्याख्यान में कहते हैं कि कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसा ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो।
अपने में, अपनी भाषा में उन्नति करो। तो आप लोगों को स्पष्ट यहाँ हो गया होगा कि भारतेंदु जी ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो वो उन्नति कैसे हो सकती है यहाँ स्पष्ट किया है। और परदेशी वस्तुओं, परदेशी भाषा का भरोसा मत करो। अपनी भाषा की उन्नति करो, अपने देश की उन्नति करो। और जो जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म मजहब में हम लोग बटे हुए हैं, उसको छोड़ करके सिर्फ अपने देश की एकता, एकाग्रता और उन्नति के लिए आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इस निबंध का सार था। कुछ